नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में जो कि बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पूरे जीवन परिचय इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिसमें उनको जो पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, उनके बारे में बताऊँगा। राजनीतिक जो उनकी गतिविधियाँ रही उनके बारे में बताऊँगा। उनका पूरा जीवन परिचय, राजनीतिक दल और कैसे उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कराने में मदद की थी, संविधान कैसे रचा था और महिलाओं के लिए क्या योगदान था, कैसे उन्होंने एक समाज के लिए अच्छा काम किया, उनका पूरा जीवन परिचय, रहने वाले कहाँ के थे और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये सारी चीज़ बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। यह सबको पता है कि हम उनके जन्मदिन पर हर साल बनाते हैं, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में बनाते हैं। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, जो महू गांव था, महू इंदौर के पास में पड़ता है, उसकी तहसील थी, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर जन्म हुआ था। तब उनके पिताजी की नौकरी एक सूबेदार के रूप में लगी थी, ब्रिटिश इंडिया। एक सूबेदार थे उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी सूबेदार थे, इसलिए नौकरी की वजह से उनका ट्रांसफ़र होकर के मऊ में लगी थी। मऊ का फुल फॉर्म था मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बार, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बार, इसका फुल फॉर्म था। इसको मऊ इसलिए बोलते थे, MHOW इसलिए बोलते थे। ये अंग्रेजी सेना का एक हेडक्वार्टर हुआ करता था, मिलिट्री सेना का। तो उस मिलिट्री सेना में भर्ती थे इनके पिताजी, जो सूबेदार थे, सूबेदार भर्ती थे, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम पढ़ लेते हैं। तो बचपन का नाम था भीमा, भीम और भीमराव। अन्य नाम भी थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी इनको दलितों का उद्धारक भी कहा जाता है, दलितों का उद्धारक भी कहा जाता है। इस वीडियो से तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब क्लियर हो जाएगा कि फिर कोई भी पूछेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो आप आसानी से बता सकते हैं। राष्ट्रीयता यहाँ पर टाइप नहीं हो पाई है, इंडियन या भारतीय, ठीक है। जो इनकी नेशनलिटी थी वो भारत के रहने वाले थे। धर्म इनका पहले हिंदू धर्म था पहले, लेकिन लास्ट दिसंबर 1954-55 के आसपास इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए इनको बौद्ध धर्म का कहा जाता है। इनका व्यवसाय क्या था, यानी ये काम क्या करते थे, तो काम ये करते थे, ये वकील थे या कॉलेजों में प्रोफेसर रहते और राजनीतिक यानी कि अपने पॉलिटिक्स में भी थे। जीवन साथी यानी कि इनकी पत्नियां, 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम रमाबाई था, उनका विवाह हुआ था 1906 में। पहली पत्नी के साथ विवाह हुआ था 1906 में, और जो रमाबाई थी उनका निधन हो गया था 1935 में। दूसरी पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर। ये एक ब्राह्मण समाज की डॉक्टर हुआ करती, नर्स,
जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जब शुगर की बीमारी से, या शुगर शुगर कह लो, या डायबिटीज डायबिटीज थी उनको, तो जब ये संविधान का काम कर रहे थे, संविधान सभा का, तब उनकी मुलाकात होती है सविता अम्बेडकर जी से, और मुलाकात होती है तो उन्होंने शादी भी कर ली थी। यानी ये ब्राह्मण, इसका विरोध भी हुआ था उस टाइम पे, लेकिन बाद में सब विरोध थम गया था। फिर बात करते हैं समाधि स्थल इनका कहाँ पर है। चैत्य भूमि कहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में है। इनको पुरस्कार कौन से मिलते हैं? बोधिसत्व 1956 में मिल गया था ये पुरस्कार, या सम्मान दिया था बौद्ध धर्म वालों ने। भारत रत्न 1990 में मिला था। पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने कोलंबियन हेड ऑफ देयर टाइम, यानी कि उस टाइम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी ना, उसके हेड ऑफ द ईयर दिए गए थे 2004 में, इनको घोषित किया गया था। द ग्रेटेस्ट इंडियन की उपाधि भी 2012 में इनको मिल चुकी है। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब हम देखते हैं कि सामाजिक, यानी कि इनकी राजनीतिक सभ्यताएं कौन सी हैं, या इन्होंने राजनीतिक में क्या क्या किया है, किस चीज़ का आविष्कार किया है। तो सबसे पहले इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। सबसे पहले क्या किया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। दूसरा क्या है? समता सैनिक दल का भी गठन किया था। अब शैक्षिक, यानी कि जो शिक्षा से रिलेटेड संगठन थे वो ये थे। डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट का गठन किया था। पीपल एजुकेशन सोसाइटी का भी गठन किया था। धार्मिक संगठन, इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया था। अब राजनीतिक दल, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। फिर स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था। ऐसे ये रहे थे। और इनका पेशा क्या था, जो मैंने पेशा भी थोड़ा सा बता दिया है। इनका यानी कि कानून के अच्छे वो माने जाते थे ये विद्वान, अर्थशास्त्री थे, और राजनीतिक, शिक्षा विधिक, दर्शन, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञान, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, संपादक, ये सब इनके पेशा थे। अब इनका पहले जीवन परिचय ले लेते हैं। जीवन परिचय में सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये मानते हैं कि एक ब्राह्मण था, उनका गोत्र था अम्बेडकर। तो उन्होंने अपना सरनेम दिया था बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन ये सरासर गलत है और झूठ है। जबकि उनकी किताब में खुद लिखा है कि वो, देखो पहले से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। ये पॉइंट नोट कर लेना, 14वीं संतान थी। संतानों में अंतिम थे, मतलब सबसे छोटे थे भाइयों में। उनका परिवार मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमंडवे गांव का निवासी थे। इनका पूरा परिवार था ना, आमंडवे गांव का निवासी था पूरा परिवार। मुझे नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। आमंडवे गांव, जो महार जाति के थे, महार जाति के थे, इसलिए उनको काफी भेदभाव सहना पड़ा। उनके पिता ब्रिटिश सेना की मऊ छावनी, यानी मऊ ब्रिटिश सेना थी, मऊ छावनी में उनका सेवारत
यानी मऊ छावनी उनका ट्रांसफ़र होकर के आया था नौकरी के लिए। उनके पिता ने सतारा के स्कूल में उनका उपनाम सकपाल की जगह आमंडवेकर लिखवाया था। उनके पिताजी ने जब इनका एडमिशन किया था सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में, तो उन्होंने अपना जो सरनेम था सकपाल, वो सकपाल हटा के उन्होंने अपना सरनेम लिखवाया था आमंडवेकर। उससे धीरे धीरे फिर आमड़े, जो उनके गांव आमड़ेकर से संबंधित है, बाद में उनका उपनाम अम्बेडकर पड़ गया, या अम्बेडकर पड़ गया। ये लिखा है फुल फॉर्म ऑफ मऊ मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार्ता, यानी एम से तो मिलिट्री हो गया, एस से हेडक्वार्टर हो गया, ओ से ऑफ हो गया और डब्ल्यू से बार हो गया। यानी कि ये छावनी थी जो कि उस टाइम पर एक ब्रिटिश की सेना का नेतृत्व करती थी मऊ में। हम ये थोड़ा सा, जैसे अम्बेडकर जी की दो पत्नियां थीं, रमाबाई और सविता अम्बेडकर। तो रमाबाई जी का विवाह हुआ था 1906 में और इनसे विवाह हुआ था 1948 में, संविधान सभा बनने के बाद। 1935 में इनका निधन हुआ था और इनका निधन हुआ था 2003 में, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को पुरस्कार मिल रहा था भारत रत्न, तब सविता अम्बेडकर जी वहाँ पर प्रेजेंट थी। अब उनकी शिक्षाओं के बारे में देख लेते हैं, डिग्रियां कौन कौन सी हैं। तो देखो, उन्होंने BSc की थी मुंबई से, कोलंबिया से, MA की थी, फिर PhD की थी, फिर LLD की थी लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से, यहाँ पे पढ़ लो, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से यहाँ पर MSc की थी और BSc की थी। ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की थी। अब थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने एडमिशन लिया था सतारा में 1902 में। इनकी शादी यानी कि 1891 से 1906 में इनकी शादी हो गई थी। तो मात्र कितने साल के थे? 17 साल के थे, नहीं 15 साल के थे। 15 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, 17 नहीं, गलती से निकल गया, 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी रमाबाई से। उस टाइम पे ऐसा चलन था। उन्होंने 1902 में तो पहली बार प्राथमिक स्कूल में एडमिशन लिया सतारा में। 1907 में एल प्लेस्टर हाई स्कूल, बॉम्बे फारसी स्कूल था ये, उससे हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। तो इंटर 1909 में किया था बॉम्बे फारसियन अंग्रेज, यानी ये एक स्कूल था बॉम्बे का फारसियों का, उसमें एडमिशन लिया था। क्योंकि हिंदू वाले जो स्कूल थे उनमें इनको एंट्री नहीं थी, जो कि छुआछूत से संबंधित। लेकिन मैंने ऐसा इस वीडियो में वो नहीं किया कवर, इसमें मैंने सिर्फ उनका जीवन परिचय आसान भाषा में समझाया। उन्होंने BA कंप्लीट की 1913 में, ये बॉम्बे से की थी, अर्थशास्त्र में की थी। MA 1915 में किया था समाज शास्त्र में, जो कि अर्थशास्त्र, और PhD पहली बार PhD 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से की थी। ये भारत के इकलौते ऐसे थे जिन्होंने, यानी कि दलितों में, जिन्होंने पहली बार PhD की थी किसी दलित में। फिर MSc की थी लंदन से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन थीसिस। ब्रिटिश भारत में शाही व्यक्ति का प्रांतीय विकेंद्रीकरण इन्होंने किया। बैरिस्टर और लॉ की पढ़ाई एट लॉ की डिग्री ग्रेज इन लंदन, ये एक यूनिवर्सिटी है लंदन में है, ब्रिटिश में। 1922 और 23 ये मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पर जर्मनी में बोन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए कुछ समय बताया था 1923 में। और DSc देखो, यहाँ पर जो 1922-23 जब ये जर्मनी में
पढ़ाई करने के लिए गए थे अर्थशास्त्री, तब इन्होंने एक किताब लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, यानी कि रुपए की समस्या लिखी थी। रुपए की समस्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये किताब आगे चलकर जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कार्य प्रणाली है वो इसी किताब के आधार पर चलती है आज भी। टोटल 32 डिग्रियां आती हैं इनके पास। अब डिलीट की थी 12/1/1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, उनकी उपलब्धियों के लिए लीडरशिप, यानी कि लीडर, यह सबसे बाद में यही की थी डिलीट। आज हमें भी इसका नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने इस डिग्री को हासिल किया था। उन्होंने टोटल 11 भाषाओं का ज्ञान था। मराठी तो भी ऑलरेडी थी, मातृभाषा प्योर लैंग्वेज उनकी मराठी थी। अंग्रेजी भी जानते थे, वो हम भी जानते हैं। हिंदी भी जानते थे। पाली ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, पाली नहीं जानते। संस्कृत आती थी, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली, इतनी भाषाओं का ज्ञान था। बंगाल में वो रहे थे, उस टाइम पे बंगाल से उनको टिकट मिला था संविधान सभा में जाने के लिए। बंगाली भी उनको आती थी। फारसी स्कूल में पढ़े थे तो फारसी भी आती। फ्रेंच में वो जब वो गए थे ना पेरिस, तब तब उन्होंने फ्रेंच भी सीखी थी। कन्नड़ भी आती। तो लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब उनकी पत्रिकाएं देख लेते हैं कि पत्रिकाएं उन्होंने कौन कौन सी निकाली। 1920 में मूकनायक, बहिष्कृत भारत 1927 में निकाली थी, समता 1929 में और जनता 1930 में निकाली थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की, यानी इन्होंने जो संगठन बनाए थे ना, वो 1923 में स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी। और अनुसूचित जाति यानी SC जाति संघ, कास्ट कम्युनिटी बनाई थी 1942 में। और ये इनकी पुस्तकें हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इनहेलेशन ऑफ कास्ट, द डॉग मास, द अनटचेबल who are they had, why they have become untouchable, Buddha and his Dham, the rise and fall, the rise and fall of Hindu women। ये वाली किताब बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये वाली किताब भी सबसे इम्पोर्टेंट है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, यानी हिंदी में इसका नाम है रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, हिंदी में नाम है। इस किताब को इकोनॉमिक्स के बेस पे लिखा गया है, जिसमें जो बैंक है ना, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली इसी पर चलती है, इसी के बेस पर चलती है। उस टाइम पर बनी थी तब। और उन्होंने देखो, ये थोड़ा सा योगदान है। 1924 में दलित वर्गों के कल्याण हेतु संगठन की शुरुआत की थी। और वर्ष 1927 दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ये इन्होंने किया था, समाचार पत्र निकाला था इन्होंने 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसमें ही मनुस्मृति नहीं, एक तालाब से पानी पिया था, जिसको तालाब सत्याग्रह भी किया। और यानी पब्लिक वाले तालाब में पानी पीकर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि हम भी इंसान हैं, जहाँ से सारे इंसान पानी पीते हैं हम भी वहाँ से पानी पी सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि बिना पानी के जिंदगी कैसे रहे। ये अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जिस तालाब से, जहाँ पर किसी का कोई अधिकार नहीं, हक नहीं है, अगर वहाँ से पंडित पानी पी रहा है, ठाकुर पानी पी रहा है, बनिया पानी पी रहा है, तो वहाँ पर दलित के पानी पीने से क्या दिक्कत है। वहाँ पर पशु भी पानी पी रहे हैं,
तो दलित से क्या दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह किया कि सब लोग पानी पी रहे हैं, क्या हम जानवर से भी खराब हैं क्या। तो उस टाइम पर जब हुआ था महार सत्याग्रह, तब खूब लाठीचार्ज करे और घर जो झोंपड़ी वगैरह बनी थी उसे जला दिया गया। उनकी झोंपड़ियों को जला दिया गया था उच्च कास्ट वालों ने उस टाइम पर। इसको अगर से डिटेल से पढ़ेंगे तो किसी और वीडियो में पढ़ लेंगे। अभी अपन इस टॉपिक पे चलते हैं। 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद 1940 में बंगाल की संविधान सभा हेतु चुना गया था। बंगाल से 1940 में चुने गए थे संविधान सभा के लिए। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी याद किया गया। तो देखो ये प्रारूप समिति है ना, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान हमारा प्रेम बिहारी, क्या नाम बताते हैं, प्रेम बिहारी राय दादा ऐसा नाम बताते कि इन्होंने संविधान को लिखा है। लेकिन इसको नहीं समझते हैं कि ये क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, ये एक समिति थी और समिति कोई ऐसी वैसी नहीं बनती है। इसमें एक मंत्री लेवल का अधिकार रहता है इसके अध्यक्ष को। जैसे वर्तमान में भी कुछ समितियां बनती हैं ना, उस पर जो कैबिनेट मंत्री के जो अधिकार रहते हैं ना, जो पावर रहती है, वो पावर एक कमेटी के अध्यक्ष के पास भी रहती है, बिना चुनाव जीते भी अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो भी। लेकिन जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं कि प्रेम बिहारी रायजादा ने क्या है। अब ऐसे मान के चलो कोई पेंटर है, कोई पेंटर का काम करता है पेंटिंग का, तो पेंटर कहीं भी अगर कुछ भी दीवार पर लिखेगा तो उस दीवार पर अपना ऐड तो जरूर करेगा। यानी ये दीवार उसने लिख दी तो यहाँ पे लिख देगा फलाना पेंटर, तो ये उसका मोबाइल नंबर ऐसे लिख देगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना लिखी तो दीवार उसी ने है, लेकिन उस पर जो कंटेंट लिखा है, उस पर जो बेस लिखा है, लिखा क्या है, किसके लिए लिखा है, किसने लिखवाया है, वो मेन पॉइंट रहता है। जैसे मान के चलो शादी होती है, अब शादी का कार्ड छपता तो शादी वाले घर पर ही है। जैसे लड़की और लड़के के लिए शादी का कार्ड छपा, ठीक है, लेकिन क्या लड़की और लड़के ने अपनी शादी का कार्ड छापा? नहीं, इन्होंने पूरा ड्राफ्ट बना के देते हैं घर के लोग। जैसे ड्राफ्ट बना के दे दिया, वो पूरी फैमिली के नाम ऐड करने हैं, उसमें शादी की डेट वगैरह सब कुछ लिख के देते हैं। अब इसको छापता कौन है? छापता तो एक टाइपराइटर रही है, तो टाइपराइटर इनको छापता है। टाइपराइटर उस पर अपना ऐड करने के लिए अपना नाम भी लिख देता है, जैसे अल्लू खां, शादी कार्ड, मोबाइल नंबर, ऐसा ऐसे नाम अपने लिख देते हैं एड्रेस पर। अब अगर शादी कार्ड इन्होंने तो लिखा नहीं है, लड़की लड़के ने तो ही लिखा है, लिखा तो इसने। अब कल जाकर के ये कह दे कि नहीं शादी का कार्ड मैंने लिखा है, तो ये बीवी भी मेरी होगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही ये भी टाइपराइटर थे, रास बिहारी प्रेम बिहारी रायजादा, ये टाइपराइटर थे। उन्होंने भी ऐड के तौर पर प्रेम नाम दर्शाया है संविधान के हर एक पेज पर, और हर पेज पर दर्शाया है। और संविधान में 20वें पेज पर ऐसे राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, बौद्ध गया की मूर्ति और संविधान सभा की तस्वीर है, संविधान सभा की तस्वीर है। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीर लगी हैं, इसमें लगभग 60 के करीब तस्वीर लगी हुई है। तो ऐसा कोई रोल नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
किसी धर्म को या किसी उसको, ये सजावट के लिए लगाई गई, हमारे देश की संस्कृति को दिखाने के लिए। कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या छोड़ो। अब यहाँ पे अपन देखते हैं 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री रहे थे। हिंदू कोड बिल भी इन्होंने पेश किया था, ये कानून मंत्री थे, पेश किया था हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल, लेकिन ये लागू नहीं होने दिया था। इसमें ज्यादातर महिलाओं के अधिकार थे, महिलाओं को अधिकार के लेकर के बात की थी, कितनी शादी करनी है, कितनी शादी करनी है पुरुष को। पहले 10-12 शादी ऐसी हो जाती थी राजा महाराजाओं की, आम व्यक्ति की 2-4 शादी कर ही लेता था। और उनका जमीन लेने का अधिकार, ठीक है, महीने में जो छुट्टी मिलती है मासिक धर्म से रिलेटेड महिलाओं को, वो इसी के लिए मिलती है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान इन्होंने ही बनाए थे कानून में। थोड़ा सा इसमें वो पढ़ लेते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म को 6 दिसंबर 1956, यानी बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। इस निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इसीलिए हर 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 में उन्होंने सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान मिला था, भारत रत्न। ठीक है, अब योगदानों की बात करें तो सबसे पहले नंबर का योगदान अपना रहा था महाड़ सत्याग्रह, पहले नंबर का योगदान है। अब महाड़ सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था एक तालाब था जिसका नाम था चबदार तालाब सत्याग्रह भी बोलते, चबदार तालाब था। तो वहां पर हुआ क्या था, भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में, यानी कि तो मेन लीडर बन के गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उन्होंने इस तालाब पर जाकर चबदार तालाब पर जाकर 20 मार्च 1927 में महाराष्ट्र के राज्य राजगढ़ जिले, पहले महाराष्ट्र का एक राजगढ़ जिले के महाड़ स्थान, महाड़ सत्याग्रह एक स्थान का नाम था महाड़, इसलिए उसको महाड़ सत्याग्रह कहा जाता है। और इसमें बहुत से लोग महार जाति के थे, इसलिए बहुत से लोग महार सत्याग्रह भी कह देते हैं, लेकिन महाड़ था इसका सही से नाम। इस स्थान पर दलितों को एकजुट करके चबदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। ये प्रभावी सत्याग्रह था, इस पे लाठी डंडे खूब सारे। एक दिन को भारत में सामाजिक सशक्ति दिवस, इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्ति दिवसकरण या सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सत्याग्रह में हजारों संख्या में दलित लोगों ने भाग लिया था। सभी लोग महाड़ के चबदार तालाब पहुंचे और अंबेडकर ने प्रथम अपने दोनों हाथों से उस तालाब से पानी पिया, फिर हजारों सत्याग्रहियों ने उनका पानी पिया उस तालाब का। तब ये सत्याग्रह बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी, उधर से लाठी डंडे लेकर आ गए थे। सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों को तालाब का पानी पीने के अधिकार नकारा गया, जबकि सवर्ण हिंदू दलितों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे। तो हिंदू धर्म का ये हिस्सा मानते हैं दलितों को, सवर्ण जाति के, लेकिन पानी पीने से, उस तालाब से पानी पीने से बड़ी दिक्कत थी इनको। तब ये सत्याग्रह बहुत, सभी हिंदू जाति समूह एवं अन्य धर्म के लोग, मुस्लिम ईसाई तक भी उस तालाब का पानी पी सकते थे। ऐसी असमानता के विरोध में अम्बेडकर ने क्रांति की पहली शुरुआत की थी। डॉक्टर अम्बेडकर के इस आंदोलन में उनके 3 कुत्ते भी साथ थे। इस आंदोलन में हिंदुओं ने
दलित लोगों का बहुत खून बहाया। इस आंदोलन में देश के सभी जगह से दलित एकत्रित हुए थे। बहुत सारे लोग हुए थे और हथियार भी बहुत चले थे। उस टाइम पर बहुत खून बहा था। ये पहला सत्याग्रह हुआ था अम्बेडकर जी के द्वारा। अब दूसरा सत्याग्रह ये इम्पोर्टेंट है, मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में बनाया जाता है 25 दिसंबर। तो इस दिन किया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को अस्वीकार करने के प्रतीक के रूप में जलाया। अछूतों को सार्वजनिक जल एवं पहुंच का अधिकार दिलाने और मानवता तथा सम्मान को अपनाने की लड़ाई की। महिलाओं के अधिकारों और मुक्ति के कट्टर समर्थक बाबा साहब के लिए सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाना एक राजनीतिक कार्रवाई थी। उन्होंने कानून मंत्री तो वो बाद में बने थे, पहले ये सारे उन्होंने आंदोलन किए थे। तो इन आंदोलनों से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक दलितों के नेता के रूप में छवि बना ली थी। उन्होंने दलितों के नेता के रूप उभरे थे, छवि बना ली थी। क्योंकि उनका मानना था कि पुस्तक में न केवल महिलाओं के प्रति बल्कि अछूतों के साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी अमानवीय व्यवहार का उद्देश्य देने वाले नियम शामिल थे। तो इसलिए उन्होंने बनाया था कि मनुस्मृति में ऐसे किसी किसी महिला का अगर पति मर जाता है तो उस महिला को भी सती कर देना, ऐसी कुप्रथाएं थी। या किसी का पति मर जाता है, विधवा औरत के हाथ का खाना ना खाना, विधवा औरत के हाथ का खाना ना खाना, या जिन लड़कियों को माहवारी होती है उनको घर से दूर रखना या घर से अलग रखना, ऐसे नियम कुछ शामिल थे। और लड़कियों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। कि अगर किसी घर में चार चार बेटे हैं और दो बेटी हैं तो घर की जमीन चार बेटों के हिस्से में बटेगी, सिर्फ चार हिस्सों में। इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको जीरो मिलेगा। ये का
24 यानी कामकाजी महिला 24 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती है। जब महिला गर्भवती होती है 26 हफ्ते, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहब ने बम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की इस समस्या से जुड़े मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इस दौरान उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। पहली बार हुआ था ये देश में, पहली बार को महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहा है। 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लागू किया गया था। 1948 के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के जरिए भी महिलाओं के नेतृत्व में अवकाश की व्यवस्था की गई। उस वक्त कर दिया था जब उस ज़माने के सबसे ताकतवर मुल्क भी इस मामले में बहुत पीछे थे। महिलाओं के लिए कोई बोलता नहीं था पहले। अमेरिका जैसे देश में साल 1987 में कोर्ट के दखल के बाद महिलाओं को मैटरनिटी लीव का रास्ता साफ हुआ था। चार्ज खत्म हो गया माइक का। 1993 में अमेरिका ने फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट पारित किया था। कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का इंतजाम किया था। लीव यानी छुट्टी, यानी गर्भवती अवस्था में स्वास्थ्य एवं अवकाश का प्रावधान था। ठीक है, ये प्रावधान था। एक काम हो गया। सेकंड काम था नारी की शिक्षाओं के लिए। तो नारी की शिक्षाओं के लिए देखो, सबसे पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले ने खोला था महिलाओं के लिए। सबसे पहला स्कूल खोला था सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, दोनों पति पत्नी थे। अब इसके तहत देखो 18 जुलाई 1900 करीब 3000 महिलाओं की एक संगोष्ठी ने बाबा साहब से कहा था, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि पुरुष के लिए। यदि आपको लिखना पढ़ना आता है तो समाज में आपका उद्धार संभव है। एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में होना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी हैं, अपनी पुस्तकों में पुस्तक लिखी है और कानून भी बनाए हैं। और लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया है, सब कुछ महिलाओं के लिए किया है, पुरुषों के लिए तो इतना नहीं किया होगा। और ये सभी समाज के लिए, सभी समाज, सभी धर्म, और पूरा भारत इसका रेडी होना चाहिए इस काम के लिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करें भाई, कुछ कह ही नहीं सकते। तो महिलाओं को पहली बार शिक्षा का अधिकार दिलाया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। ठीक है, मुझे जुकाम हो रहा है भाई। अब लैंगिक समानता संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का भी प्रावधान लिखा गया है संविधान में, कि जहाँ पर पुरुष काम करते हैं, जैसे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों काम करती हैं, कुछ जगहों पर महिला
और पुरुष दोनों काम करते हैं, तो वहाँ पर सेम जो सैलरी होती है ना, सेम सैलरी का प्रावधान अम्बेडकर ने किया है, सेम सैलरी का। और उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर रोक लगाई, जैसे क्या क्या चीज़ होती है, जैसे मुकाबले में बराबरी के अधिकार दिए हैं। समाज में लैंगिक असमानता को ख़त्म करने के लिए बाकायदा संविधान में अनुच्छेद 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये उनकी संविधान में लिखी गई बात है। और ना ही उनके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा। संविधान के निर्माण के वक्त भी बाबा साहब ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े प्रस्ताव रखे थे। इसके अलावा महिलाओं की खरीद फरोख्त, शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए थे। साथ ही बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्यों को विशेष कदम उठाने की परमिशन भी दी थी। मताधिकार, वोट डालने यानी कि वोटिंग राइट्स को लेकर 20वीं शताब्दी में आधे हिस्से तक दुनिया भर में कई आंदोलन हुए, नारीवाद हुआ, महिलाओं के लिए वोटिंग राइट की ज़बरदस्त मांग होती। इसके लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं हुए थे। बाबा साहब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार, 18 वर्ष उम्र होने पर वोट डालने का हक रखती हैं, ऐसा उन्होंने अपने प्रावधान में किया था, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाया था। अब अरस्तु से लेकर मनु तक ने महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता। दोयम यानी कि धर्म जाति मामलों से अलग ही माना है कि महिलाएं कुछ चीज़ है ही नहीं। नारियों का अपमान और उसके साथ अन्याय की पराकाष्ठा भी मनुस्मृति के अध्याय 9 में मनुस्मृति के अध्याय 9 के दूसरे और तीसरे श्लोक में लिखा है, रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने बस में रखना चाहिए। बालापन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करे, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। ऐसा मनुस्मृति अध्याय 9 2 या 3 श्लोक है, उसमें लिखा है। लेकिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उन्हें बराबरी नागरिक होने का अधिकार दिलाया है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिला, लेकिन बाबा साहब ने ये 1949 में ही कर दिया था, 26 नवंबर 1949 में। 50 में तो संविधान पूरा लागू हुआ था, 26 नवंबर को संविधान आधा लागू हुआ था, कुछ पार्ट हुए थे, और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में पूर्णतः संविधान लागू हो गया था। और देखो, तलाक, संपत्ति, ये वाला अधिकार भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए थे। बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच में असमानता की गहरी खाई पाटने का सार्थक प्रयास किया। जाति, लिंग, धर्मनिरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की है। हिंदू कोड बिल लाए थे, लेकिन उसको क्या है कि लागू नहीं होने दिया था, लागू नहीं हुआ था। तो ये 4 अंगों में बट गया था, तो अलग अलग प्रावधान दिए थे। जैसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हिंदू कोड बिल के बाद में 4 बिल कौन से लाए गए थे। तो पहला था हिंदुओं में बहु विवाह, यानी कि एक आदमी
8-10 विवाह कर ले, कितने भी विवाह करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाएं एक से दूसरा विवाह नहीं करेंगी, ऐसा प्रावधान था जो कि अब दोनों पर लागू नहीं होता है। पुरुष जीवित पत्नी होने के बावजूद दूसरा विवाह नहीं करेगा, ऐसे ही महिला भी। दोनों प्रावधान है, या तो पहले तलाक होगा या कोई मर जाएगा तब दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरा है एक विवाह का प्रावधान है जो कि विधि सम्मत हो। दूसरा अधिकार था महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार भी था महिलाओं को। तीसरा था पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार होना चाहिए, ये भी कर दिया था। हिंदू समाज में पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे, नारियां नहीं दे सकती थी, अब जहाँ तक महिलाएं दे देते हैं। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत करने, उसे मजबूत करना, ये 4 प्रावधान बाद में लागू किए थे। अब देखो, इन्होंने एक्ट डॉक्टर अम्बेडकर का मानना का सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज बराबरी दर्जा मिलेगा, शिक्षा आर्थिक तरक्की होगी, मदद करेगी। तो राजेंद्र प्रसाद यानी उस टाइम पर राष्ट्रपति थे, जैसे हिंदुओं की वजह से हिंदू कोड बिल पास न, इन्होंने ही विरोध किया था सबसे ज़्यादा, क्योंकि हिंदू कोड बिल अगर पास हो जाएगा तो हर चीज़ में महिलाएं आ जाएंगी, तो फिर पुरुषों को कौन पूछेगा, उनकी मर्दानगी को कौन पूछा था, इसीलिए पास नहीं हुआ था। आखिरकार 7 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ये बिल पास नहीं हुआ था। तो मकसद पूरा न होने पर सत्ता छोड़ देना निस्वार्थ समाज सेवा की पहचान है, ये बाबा साहब जैसे लोग ही कर सकते हैं। बाद में 1955-56 में हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को 4 हिस्सों में बांट दिया था, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण यानी गोद लेने के अधिकार का भी अधिनियम था। के रूप में अलग अलग पास किए गए थे 4 रूपों में। महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में हिस्सेदारी देना, तलाक का अधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता थी कि अगर महिला अपने घर में डोली पर निकलती है तो वापस उसकी अर्थी पर ही आएगी। अपने पिता के घर वापस आना पाप माना जाता था, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्रांति की शुरुआत ही कर दी थी। यानी कि ये मेंशन किए हिंदू विवाह, तलाक अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम और दत्तक पुत्र गोद लेने और उत्तराधिकार वो होते हैं जैसे कि अपना पिता है, पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार किस किस का है, मतलब संपत्ति पर अधिकार किसका लगेगा, तो मेल और फीमेल दोनों का बराबर अधिकार रहेगा, ऐसा प्रावधान होता है। उत्तराधिकार यानी पिता के पुत्र ऑलरेडी है। दत्तक पुत्र होते हैं जो गोद लेते हैं दूसरे, जिनके कोई संतान नहीं होती, गोद लेते हैं, उनको दत्तक पुत्र कहते हैं। अब देखिए, महिला विरोधी कुरीतियों को समाप्त किया था उन्होंने 1998 में एक कल्याणकारी संस्था की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब की पत्नी रमाबाई थी। ये 1928 की बात है, तब अध्यक्ष बनाई गई थी रमाबाई महिलाओं के लिए। उन्होंने देखो देने के लिए बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए काफ़ी उपाय किए थे। दासी प्रथा दासी प्रथा थी ना, उसका भी खंडन किया और उस पर भी रोक लगा दी। अब 20 जनवरी 1942 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बाबा साहब ने दलित महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा, महिलाओं में जागृति का अटूट विश्वास है, सामाजिक कुरीतियाँ नष्ट करने में महिलाओं का बड़ा योगदान हो सकता है। मैं अपने अनुभव से ये बता रहा हूँ कि जब मैंने दलित समाज का
काम अपने हाथों में लिया था, तभी मैंने यह निश्चय किया था कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी आगे ले जाना चाहिए। महिला समाज ने जितनी मात्रा में प्रगति की है, इसे ही दलित समाज की प्रगति में गिनती करता हूँ। महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, उससे ही मैं अपने देश की प्रगति समझूंगा या दलित समाज की प्रगति समझूंगा। देश की बोला था, लेकिन दलितों के सामने जब एक रैली सी हो रही थी, उसमें दलित महिलाओं का ऐसे लिख दिया है, लेकिन सभी महिलाओं की प्रगति ही पूरे देश की प्रगति मानी जाएगी। तब 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति को सिर्फ एक इसलिए नहीं जलाया था कि उन्होंने शूद्रों के बारे में बहुत बुरी बात लिखी, उसमें महिलाओं के बारे में भी बहुत बुरी बात लिखी थी। अब देखो, गलत टाइप हो गया था। ये मेरा परिचय है। चैनल का नाम है विशाल सोलंकी पीके, सर्च कर सकते हो और शेयर भी कर देना। थैंक यू। देखो, मेरी आवाज़ थोड़ा ठीक नहीं है, पर आप पढ़ भी सकते हैं क्योंकि सारा कुछ लिखा है। वीडियो बंद करता हूँ, 1 घंटे की वीडियो पूरी बन सकती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।